अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ समीना पाशा। नाजरीन, खबर ये है, मैं आज खबरें तो बहुत सारी हैं, ख़ास तौर पर अगर मुल्क को दरपेश संगीन सिक्योरिटी चैलेंजेस का जिक्र किया जाए तो अफसोसनाक वाक़यात की एक लंबी कतार दिखाई दे रही है। शालीमार एक्सप्रेस में धमाका हुआ, एक बच्चा जाँ बहक, 24 अफराद जख्मी हो गए। उसके बाद चिल्लास का वाक़या पेश आया जिसमें पुलिस अफसर और फौजी अफसर शहीद हुए और 3 मजमूई तौर पर अफसरान शहीद हुए जबकि एक जख्मी भी हुआ। अभी इस वाक़े की गूंज थमी ना थी कि अभी अभी खबर आई है कि मच्छ में भी अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। यहाँ पर सूरत हाल कुछ ये बनी है कि एक गाड़ी एक बस जो कि क्वेटा से जनूबी पंजाब की तरफ जा रही थी, बताया ये जा रहा है कि वहाँ पर वहाँ के मुसाफिरों जो थे उनको अगवा कर लिया गया है और अगवा करने के बाद अब बताया जा रहा है कि कत्ल कर दिया गया है। 13 लाशें बरामद हुई हैं जो कि आसपास के पहाड़ों से बरामद हुई हैं। तो ये अफसोसनाक सूरत हाल है और आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी की जो मसाइल हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ अवामी मसाइल भी कुछ कम नहीं है। अवामी मसाइल का अगर जिक्र किया जाए तो अब बताया जा रहा है कि बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और ख़ासतौर पर सनती जो सार्फिन हैं उस सेक्टर के लिए रिकॉर्ड इजाफा कर दिया गया है। उसका असर क्या होगा इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ जो शालीमार एक्सप्रेस का वाक़या पेश आया है इसके पीछे कहानी कुछ और ही निकल रही है, वो कहानी क्या है उस पर भी बात करेंगे। ये तमाम अहम स्टोरीज़ हैं, इन पर गुफ्तगू करेंगे। मैं आपको याद दिला दूँ कि मेरे साथ मौजूद हैं सईद काजी साहब लाहौर स्टूडियोज़ में, जबकि मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लास्टर साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। और गुफ्तगू का आगाज़ तो करेंगे इन मेन स्टोरीज़ पर, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि सईद काजी साहब के पास कौन सी एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ हैं। जी सईद काजी साहब। एक तो समीना, हम पिछली दफ़ा एक स्टोरी हमने टेकअप की थी, ट्रेडिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, इसका जो एक स्कैम सामने आया था और आज हमने देखा वो रिपोर्ट हुआ है और कुछ लोगों को बरतरफ किया गया है। ये क्या है, ये क्या होता है और ये पब्लिक मनी को कैसे ये हम अपने वालिद मोहतरम का माल समझ के खा जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारे बुरान हमें नज़र आ रहे हैं। इस पर बात करेंगे। और सेकेंडली मैंने स्टोरी चूज़ की है, एक कल जो ग्रिड लॉक हुआ, कल जो एक कराची में 4-5 घंटे लोग सड़कों पर रहे, इस खबर के और इस इवेंट के हवाले से देखेंगे कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ खड़ा है और ये जो डेवलपमेंट के दावे करते थे कि कराची को, ये जिस तरह लाहौर को पेरिस बनाते रहे हैं हम, उसको किस तरह हमने पेरिस बनाया है और उसकी क्या वजूहत थी, कितने पुलिस वहाँ मौजूद है 20 मिलियन के शहर में ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए, और फिर जो VIP मूवमेंट है, ये सब सारी चीज़ें, और फिर एक शख्स सवेरे निकल के जो काम पे जाता है उस पर क्या बीत जाती है, आज इस एंगल से कराची को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब रऊफ क्लास्टर साहब से भी जान लेते हैं उनके पास क्या स्टोरीज हैं। क्लास्टर साहब, आज आपके पास कौन सी स्टोरीज हैं जिन पर आप बात करना चाहेंगे? जी समीना, एक तो एक्सक्लूसिव स्टोरी है हमारे पास कि इस वक्त बांग्लादेश में बहुत सारे बांग्लादेशियों को जंगी ट्रिब्यूनल जो है वहाँ का, उनके केसेस को ट्रायल कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को सज़ा मौत भी दी गई हैं। पहली दफ़ा पाकिस्तान से कुछ अहम शख्सियात ने, जिसमें एक साबिक निगरान वज़ीर आज़म भी शामिल हैं, साबिक वफाकी वज़ीर भी शामिल हैं, डान अखबार के मालिक भी शामिल हैं या मालिका शामिल हैं, जिन्होंने अपने बयान हल्फी हैं वो बांग्लादेश के वहाँ जंगी ट्रिब्यूनल में जमा करवाए हैं, ये कह के कि हमारे दोस्त और क्लास फेलो वहाँ पर सलाउद्दीन चौधरी जो हैं, जो इस मेंबर पार्लियामेंट है, उनको जो उन पर मुकदमात चलाए जा रहे हैं कि वो शायद वहाँ अगवा में और बंगाली को कत्ल और पाकिस्तान आर्मी के साथ मिल के मास्कर में शामिल थे, वो टोटल झूठ है। वो उस वक्त पाकिस्तान में शामिल थे। तो वो डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे कि पाकिस्तान के साबिक वजीर निगरान वजीर आज़म और साबिक वफाकी वजीर और डान के मालिक जो हैं, उन्होंने क्या वहाँ पे अपने एफिडेविट जमा करवाए हैं अपने दोस्त को बचाने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए। एक ये स्टोरी बड़ी अहम है पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से। और दूसरी ये है पावर, नंदी पावर स्कैंडल को हम ये फॉलो अप कर रहे हैं। नंदीपुर पावर स्कैंडल जो है, उसमें हुकूमत ने खुद को ही क्लीन चिट दे दी है, तो वो हम उस पर भी बात करेंगे। ये क्लीन चिट कैसे देगी है और किसने दी है, तो वो भी स्टोरी आज के प्रोग्राम में हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो बात शुरू करते हैं, लेकिन पहले मेरा ख्याल है जो मेन स्टोरीज हैं उनके हवाले से गुफ्तगू करते हैं। काजी साहब, मैं ख़ास तौर पे पहले सिक्योरिटी के हवाले से बात करना चाहूँगी। अभी जैसे कि आपने देखा कि अफसोसनाक वाक़यात पेश आए हैं मच्छ में भी और चिल्लास में भी, लेकिन जो वाक़या कल शालीमार एक्सप्रेस में पेश आया है उसके बारे में तो ये बताया जा रहा है कि जी उसके ताने बाने तो जा अफगानिस्तान मिलते हैं और वो तो भत्ताखोरी का सारा सिलसिला इसमें जो तकलीफदेह डायमेंशन आई है वो ये आई है कि अब क्या हमारी पब्लिक एंटरप्राइजेस को चलाने के लिए भी हमें भत्ता देना पड़ेगा? क्या कल वो फिर इसको भी जो है वो खत लिखेंगे, कोई PTCL को आ रहा होगा
होगा ये। अच्छा, अब बात ये है कि आपने ये, और फिर ये अफगानिस्तान से कॉल आ रही है, फिर जो मिनिस्टर साहब हैं इसके वो खुद इसको कंफर्म कर रहे हैं जी कि हमने उसे ट्रेस करने की कोशिश की, और वो जो बम था, जो बम चला वो लोकली मेड था, जैसे बम बनवाने के लिए तो उन्होंने आउटसोर्स कर दिया उसको और वहां से उन्होंने हमें दे दी। अच्छा, अब ये सारी जो हमारी एंटरप्राइजेज हैं इसको हमने प्राइवेटाइज भी करना है, तो ये कितना मैस है, इतना एक खौफनाक और गंभीर बुरान है कि जो एक तरफ तो मैशत तो है ही, मैशत का तो कोई हाल ही नहीं है। आज हम बात कर सकते हैं कि ये इनको पहले महीने में जो FBR का टारगेट था 140 अरब रुपए इकट्ठे करने का, वही पूरा नहीं हुआ, ठीक है, हालांकि इतने टैक्सेस बढ़ाए गए, इतने, और फिर कितने पैसे चाहिए, इससे पिछले महीने में 117 बिलियन इन्होंने इकट्ठे किए थे। तो अब ये क्या हो रहा है, ये एंटरप्राइजेस कौन खरीदेगा और कैसे खरीदेगा, अगर खरीदेगा तो ये हालात है। और फिर बात वही आती है कि हमने किस तरह डिस्टेबलाइज किया अपने नवा में इस अफगानिस्तान को, और आज वो कैसे वापस आके हमें हॉन्ट कर रहा है, इस पर जरा कमेंट लेते हैं। क्लासर साहब, आपको भी लगता है कि ये सारा मामला ऐसा ही है भत्ताखोरी की वजह से, और अफगानिस्तान से कॉल आई है? फिर ये भी इसमें मैं ऐड कर दूं एक चीज़ कि ये भी खबर आई है कि 28 जुलाई को भी इस किस्म का एक वाक़या पेश आया था, लेकिन उस वक्त ये कह दिया गया था कि जी कंप्रेसर फट गया है बोगी का, इस वजह से ये जो है धमाका हुआ था। लेकिन बाद में पता चला कि ये भी उसी मामले की कड़ी थी, वो भी एक बॉम्ब ब्लास्ट था। तो ये क्या हो रहा है समीना? इसमें तो कोई शक नहीं रहा कि हमारी रियासत जो है कमज़ोर हो चुकी है, और ये टूट फूट का और ये शिकस्त और रेख्त का जो अमल शुरू हुआ था आहिस्ता आहिस्ता, वो तो मेरा ख्याल अपने ये मंतक़ के अंजाम की तरफ जा रहा है। और आपको याद होगा इसी प्रोग्राम में ये काजी सईद साहब भी मौजूद थे कि हमने एक स्टोरी शेयर की थी कि इस्लामाबाद का जो ब्लू एरिया है वहाँ से अखवानी आके भत्ते ले रहे हैं, लोगों को किडनैप कर रहे हैं। आप तो बात कर रहे हैं कि एक ट्रेन का मालिक है, ये कंट्रैक्टर है, उससे पैसे लिए गए हैं, दूर दराज का कोई आपका अब पंजाब का इलाका होगा। मैं ब्लू एरिया इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। आपकी रियासत जो है वो बेबस हो चुकी है। डिफेंसिव अप्रोच है कि आप जाके उन लोगों को वहाँ कन्फ्रंट करें जहाँ से वो आ रहे हैं। आपने शहरों में ही अपने नाके शाके बना लिए, इस स्ट्रेटजी से आप कभी नहीं जीत सकेंगे। ये माइंड सेट डिफीटिस्ट माइंड सेट है। आप जाके जहाँ से आपको थ्रेट आ रही है, दुनिया भर की ये वॉर स्ट्रेटजी है, चाहे हम अमेरिकन को अच्छा कहें बुरा कहें, उनकी स्ट्रेटजी यही रहा है कि अपने जो मैदान जंग है, जो महाज जंग है, अपने घर को नहीं बनाते होते, जरा अपने घर से, जमीन से, लोगों से दूर जाके मैदान जंग बनाते हैं। इसलिए आप देखें उन्होंने जितनी जंगें अमेरिका को महफूज करने के लिए लड़ी हैं, वो कंट्रोवर्शियल हो सकती हैं, हम उन पर तनकीद करते रहते हैं, गलत हो सकते हैं, लेकिन अपने लोगों को बचाने के लिए उन्होंने कोई जंग अपने घर में नहीं लड़ी। उन्होंने जाके वहां से लड़ी है जहां से उनको थ्रेट आ रही थी। पाकिस्तान की स्टेट की, यहाँ की हमारी एजेंसीज की, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की, हमारी लीडरशिप की ये फ्लॉड पॉलिसी है कि लाहौर शहर में नाके बना दो, इस्लामाबाद में आप रेंजर बुला लो, लोगों को ना आप आकर उनको टार्चर मारना शुरू कर दो, तलाशी की। इस तरह नहीं होगी। आपको वो रूट तलाश करने होंगे, वहां पे जो उनकी सेंचुरीज हैं वो उनके पीछे जाना होगा, हार्ड परसूट करनी होगी। और पाकिस्तान इस वक्त फ्री फॉर ऑल बन चुका है। इस मुल्क में इस वक्त 8-10 रियासतें चल रही हैं, जिसका जो ये वाला एलिमेंट है, जैसे कि काजी साहब ने अभी जिक्र किया कि जो प्राइवेटाइज भी करना है इदारों को, उसके ऊपर भी डिस्कशन हो रही है, उसको भी क्या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है? साहब की बात पे मैं रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। बड़ी सही बात की उन्होंने कि वो अपने बाहर कोई जंग नहीं लगाते। हमें ये बताएं क्लासरा साहब, फिर हम बार बार उन्हीं जख्मों को कुरेदते हैं कि क्योंकि वो जख्म अभी तक हरे हैं और भर नहीं रहे, कि हमने यहाँ बुला लिया उनको कोल्ड वार में, जाके अफगानिस्तान में जाके 78 में यहाँ पे बड़े बड़े जलालाबाद को फतह करने वाले गए थे, ठीक है जी, और जिस तरह आए थे वो भी आपने देखा। अब ये है कि वो हमारे घरों में आ रहे हैं और ये हमें ना बताए कोई, और हमारे जख्मों पे कोई नमक ना छिड़के, वो और जंग थी और ये और जंग है, ये उसी का तसलसल है, ये वही पॉलिसी है। और हमारा माथा उस वक्त थनका था जब हम ये खबरें ताज़ा ताज़ा पढ़ रहे थे कि जनाब ये जाके ऑपरेशन करने लगे हमारे फाटा में जाके इसको ठीक करेंगे। अब ठीक कर लें। आप ये कल मैं टीवी पे देख रहा था, ये हमारी जंग है, ये तुम्हारी जंग है, एक बचगाना सी गुफ्तगू हो रही है। अब तो हमारी जंग है, ये आग हमने अपने घर में खुद लगा ली है। अमेरिकन अब है ना यहाँ पे, मतलब कुछ 2 साल हुए, 3 साल फाटा में उन्होंने आगे ड्रोन्स के हमले शुरू किए। आप मुझे बताएं, लाहौर से कोई गाड़ी चोरी हुई थी, बंदा चोरी होते थे, कहाँ से बरामद होते थे? हर एक को पता है कि फाटा से बरामद होते थे, वहीं से किडनैपर बैठे हुए, वहीं से कॉल्स आती थी, वही आपके साथ, आपकी गाड़ी यहाँ से, आपकी गाड़ी लेके गए हैं तो भी आपके साथ निगोशिएशन वहीं होती थी। और उसको इलाका गैर कहा जाता था। फाटा का नाम तो अब हमने सुनना शुरू किया। ये इलाका गैर हमेशा से हमने इसके टर्म यूज होती थी कि ये इलाका गैर है।
कोई इसको हमने अपनों का इलाका क्यों नहीं बनाया? 70 अरब डॉलर खर्च करके जंग तो हमने कर ली, वहां 50-20 बिलियन डॉलर लेके वहां पे हमने उसको डेवलप नहीं किया। और पहले लेकिन क्लासर साहब 2 साल पुरानी बात नहीं है, मैं 76 मैं 87 की बात कर रहा हूं, 78 की बात कर रहा हूं, जब ये आए थे। मुझे ये बताएं ये क्या करने गए थे अफगानिस्तान? आज ये हमारे मुजरिम हैं या नहीं है, ये बताएं मुझे आप। नहीं काजी साहब, मुझे ये बताएं कि ये आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद तो डेवलप शहर है ना, यहाँ पे अरबों रुपए तरक्याती हमने लगा दे। चलो फाटा में तरक्याती काम नहीं हुआ, मान लेते हैं जी, इलाका गैर था, यहाँ पे क्राइम ठीक होगा। लाहौर का स्ट्रीट क्राइम उठा के तो देखें आप, कराची की जो हालत है हमारे सामने। इस्लामाबाद में भत्ता लेने पहुंच गए तालिबान, यहाँ पे ब्लू एरिया में। ये आपके डेवलप्ड एरिया हैं जहाँ मैं तो वही बात कर रहा हूँ। आप जो बात करें, मैं ये तालिबान कौन बना रहा था 80s में? कोल्ड वार में इनको कौन पैसे दे रहा और ट्रेनिंग दे रहा था? ये नॉन स्टेट एक्टर्स कौन बना रहा था यहाँ पे? ये वही हैं, ये उसी का तसलसल है। और ये आग हम बुझा सकते हैं ये कहें, ये मुश्किल है। आप कहा करें कि हम तालिबान बन रहे थे। देखिए अगर हमें ये बात इस बात में क्लासर साहब के बिल्कुल वजन है, लेकिन इस पर नाजरीन मजीद भी बात हो सकती है। फिलहाल हमें जाना है एक छोटे से ब्रेक के लिए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि बात हो रही थी कि जो इस वक्त सिक्योरिटी चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हैं, उसके पीछे वजूहात क्या हैं। क्लासर साहब का स्टांस आपने जाना, उनका ये कहना था कि अगर हमें इस्तेमाल किया गया तो हम इस्तेमाल हुए तो ये भी हमारी ही गलती बनती है। काजी साहब उनकी बात में वजन है, मैं चाहूंगी आप इस पर कमेंट करें। देखिए जी, अब आप कहते हैं ना हम इस्तेमाल हुए, तो यकीनन हम का लफ्ज तो हम इस्तेमाल करेंगे, बट हु दिस हम इज रिफरिंग टू, ये हम किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? जो जब यहाँ ज़ियाउल-हक की तरफ इशारा कर रहे हैं ना, उनके साथियों की तरफ यहाँ पे इशारा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो जमहूरियत थी नहीं, यहाँ पे कोई पब्लिक मैंडेट का तो बंदा ही नहीं बैठा हुआ था, तो उन्होंने चुप करके फैसला करते थे। एक मार्शल लॉ का ऑर्डिनेंस आ जाता था, हम अखबारों के दफ्तर में बैठे थे, हमें महीने का एक हदायतनामा आ जाता था, आप ये नहीं लिख सकते, आप वो नहीं। तो मेरा मतलब ये है कि ये उस वक्त डिसीजन हो रहे थे, और वो ये डिक्टेटर यहाँ पे डिसीजन कर रहे थे, वो करवा रहे थे, भुगत हम रहे हैं, क्योंकि आम आदमी भुगत रहे ना। यहाँ की एलीट तो बड़े महफूज। और क्लासर साहब इसमें मैं ये भी ऐड कर लूंगी कि मामलात सिर्फ यहीं तक तो महदूद नहीं है कि जो तालिबान के साथ हमारी वॉर चल रही है, जो हम ये देखते हैं कि हजारा कम्युनिटी को कभी टारगेट किया जा रहा है, कभी बसों से उतार कर लोगों को शनाख्ती कार्ड देके मारा जा रहा है। तो ये जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, ये किसके पैदा करदा है और इसको कौन हल करने वाला है? समीना, ये 2 काम थे, ये पीपल्स पार्टी कर सकती थी या मुस्लिम लीग नवाज कर सकती थी पंजाब में, और मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये चीज़ दिखाने के लिए। कंपैरेटिवली शायद उसका ये एक्सक्यूज़ हम ले सकते हैं क्योंकि पंजाब बड़ा मुल्क है, सॉरी शहर है, ये सूबा है, लिहाजा इसकी वजह से भी क्राइम की रेशो ज़्यादा हो सकती है। जो फेडरल लेवल पे कौमी असम्बली में डाटा पेश किया गया था कि पूरे मुल्क का बताएं डाटा क्या है क्राइम का, सबसे ज़्यादा टॉप पंजाब कर रहा है, और उस वक्त आपको 70-80% क्राइम जो पंजाब में हो रहा है। आप वहाँ पे नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों को नहीं प्रॉपर तरीके से आप उनको अब सिक्योरिटी दे पा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं दे पा रहे, उनको जॉब्स नहीं दे पा रहे, एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं पा रहे। ऐसे कराची की सिचुएशन देख ले, वहाँ भी जो रूलिंग लीड रही है उनकी भत्ताखोरी ने पूरे के पूरे मुल्क को तबाह करके रख दिया है। मैं कह रहा हूँ इस्लामाबाद, अभी ये मच्छ का ये वाक़या सामने आ रहा है कि उन्होंने बसों से उतार के लोगों को मारा है। हमारी पोलिटिकल एलीट इंतहाई करप्ट एलीट है, इनएफिशिएंट है, इन लोगों से हम मिलते हैं, हमारे इंटरेक्शन रहता है, आप लोगों को भी रहता है, तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि इन लोगों में ऐसी कौन सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ है कि ये इस मुल्क को ठीक करके देंगे। इतना लो कैलिबर है हमारे नुमाइंदों को, कभी इनसे गुफ्तगू करके तो देखें। ये 2-4 जमा 4 उसमें ये भत्ता लेना, पैसे लेना, हमने स्टोरी की थी अभी आपके सामने होगा, याद होगा कि कैसे कैसे किस किस एमएनए ने और सेनेटर ने फाटा में अपने फंड्स बेचे हैं। जी जी। वो फाटा जिसका हम कहते हैं डेवलपमेंट उसमें नहीं हो रही। जब आपकी रूलिंग एलीट वो डेवलपमेंट फंड जो उनको मिलता है अवाम की तरक्की के लिए, उसको भी बेचने पे आ जाएंगे, उसमें से ये पैसे खाने पे आ जाएंगे, इस मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर कमीशन बनाई जा रही थी, आपने जिक्र किया था। और इन लोगों को यह एहसास भी नहीं है कि जो पैसा माल आप कमा रहे हैं इसके लिए इतना तो आप इस मुल्क की सिक्योरिटी बेहतर कर लें ताकि आप खुद भी जिंदा रहें, आपके बच्चे भी रह सकें, या आपने पैसा मुल्क से बाहर भेजा हुआ है। आपकी तमाम ये टॉप की पॉलिटिकल जो एलीट है, मोस्टली इनके पैसे बच्चे इनके बाहर हैं, इसलिए कंसर्न नहीं है। इसलिए रेलवे का भत्ता का ये बात सामने आना, अफगानिस्तान से कॉल्स आना, अब ये तो बात एक नॉर्मल सी होगी कि अफगानिस्तान में लोग बैठे हुए ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान में, और हम उल्टा उनको डिफेंड कर रहे होते हैं। इन बेचारों को कुछ ना कहें। अच्छा साहब, एक सवाल बताएं, एक सवाल मुझे बताएं, इनके सेफ हेवन्स हैं उन पे यहाँ पे आपका मेरा कंसर्न तो है
कि जिनके बच्चों ने यहाँ रहना है, कोई रोजगार मिल जाए, कोई तनख्वाह मिलती रहे। ये यहाँ पे जो मुल्क जो अलीट है ना, वो सोच रहे हैं कि अब कौन कौन सा सामान इस रियासत का रह गया है जिसे टेक ओवर कर लें। यहाँ पे तो और प्लान बन रहे हैं, यहाँ पे तो मनसूबे ये बन रहे हैं कि जनाब अब कौन कौन सी ल्यूक्रेटिव सेक्टर रह गए हैं इस वक्त पब्लिक सेक्टर में कि जिनको हमने, तो जब आपका इशू ये नहीं होगा, आपने देखना है प्रॉफिट किधर है, पैसा, तो यूं ही फिर उसी तरफ, उसी समत में ही आप जाएंगे ना जिस तरफ आपने एक सफर करने का दिल में सोच रखा है। तो ये तो है सिलसिला, फिर ये ठीक कैसे होगा? आपकी काजी साहब, मैं इससे हट के थोड़ी सी इसका जो इसे आके एक लिंक बनता है कि आपके यहाँ क्राइम कैसे बढ़ते हैं, लोग कैसे क्राइम की तरफ जाते हैं। आज मैं ये दुनिया अखबार में देख रहा था, अंजुम काजमी साहब है, उनकी रिपोर्ट छपी हुई है बैक पेज पे दुनिया अखबार में। ये लाहौर की डेट लाइन से अंजुम काजमी की खबर है कि गवर्नर हाउस में वहाँ पे डाउन साइजिंग की जा रही है। और बड़े इंटरेस्टिंग फिगर है जो मैं खबर देख रहा था कि कैसे जाकर इम्पैक्ट करती हैं ये चीज़ें आपकी सोशल और इकोनॉमिक लाइफ को, कि वहाँ पे 181 बंदे हैं, उनको कम करके 131 किया जा रहा है और 30-40 लोगों को निकाला जा रहा है। और जो फिगर दिया गया, मैं हैरान हूँ कि कैसे ब्यूरोक्रेसी बैठ के वो चीज़ें पैसे खाती पीते चंद लोगों के लिए 30-35 लोगों को निकाल के वो कहते हैं 22 करोड़ रुपया बचा लेंगे। और कौन निकालने वाले? माली है, कुक है, कोई नैब कासिद है, उनको छेड़ा गया है। उसकी जो इन्होंने अमाउंट हमें 7 बचा रहे हो 22 करोड़। आप कैसे मुझे बताएं, वही जद में आ रहा है उसके, ये छोटे स्केल के हैं। अब आप इन लोगों को उठा के मार्केट में फेंकेंगे कि हजूर आप 30-40 लोग हैं, आपकी फैमिलीज हैं, आपके बच्चे हैं, आप पे 22 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। मेरे लिए ये चीज एक माइंड बॉगलिंग है कि 30-40 लोग जो है मालिक कासिद आपके पीएन वगैरह हैं, उन पे 22 करोड़ रुपया वो कहते हैं साल का खर्च हो रहा है। और पंजाब को 700 रुपया मिला इस दफा एनएफसी में। 700 में से इन आपके 30-40 लोगों को नौकरी देने के लिए पैसे नहीं है आपके पास। अब ये चीजें आपके सोशो इकोनॉमिक क्राइम में इजाफा करती हैं, स्ट्रीट क्राइम में इजाफा करते हैं। और एक और अब इसमें जो इजाफा होने जा रहा है, इजाफे की आप बात करें क्लास्टर साहब, जो एक और इजाफा अब होने जा रहा है वो ये कि जो हमारे इंडस्ट्रियल सार्फिन हैं उनके लिए बिजली के जो निर्ख हैं उनमें रिकॉर्ड इजाफा कर दिया जा रहा है। इसका फैसला कर लिया गया है। इस पर मैं चाहूंगी कि पहले काजी साहब से बात की जाए। काजी साहब, ये मुझे बताइए कि जो इतना इजाफा किया जा रहा है उसका बोझ किस पर पड़ेगा? अभी तो मेरे ख्याल में ये तो अब इन्होंने किया, अभी ये आया है कमर्शियल यूजर पे और इंडस्ट्रियल यूजर पे आया है, और साथ साथ बाद अज़ां इन्होंने जो डोमेस्टिक यूजर है उस पर भी करना है, उसकी भी डेट आई हुई है, 1 महीने 1.5 में आ जानी है। बात यह है कि जो यहाँ पे आप जब आप इजाफा करते हैं तो ये तकरीबन 150 पौने 200 या 200 अरब रुपए का जो इजाफा है, जो ये कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाएगा। जब आप कारोबार करते हैं तो उसकी कास्ट होती है, तो उस कास्ट को फिर वो मैनेज करके तो फिर उसको प्रॉफिट का अपना प्रॉफिट रख के, और वो जाहिर है वो पास ऑन करते हैं, वो जाता एंड यूजर के पास ही है। कि अगर आप कमर्शियल सेक्टर में भी हैं या आप सर्विस सेक्टर में भी हैं, कोई सर्विस दे रहे हैं, आप कोई इंडस्ट्री कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे, तो तब आपकी सर्विस जाहिर महंगी हो जाएगी। तो अखबार में हम पढ़े तो लगता है जी कि इसकी जद में इंडस्ट्रियल सार्फिन आ गए, तो भाई इंडस्ट्रियल अल्टीमेटली वो तो उसकी प्राइस में डालेंगे और वो आपको थमा देंगे कि ये लीजिए, इधर से बिल बढ़ेगा, इधर से बिजली का बिल है, जाहिर है उसमें से सब्सिडी विदड्रा करनी 350-400 अरब रुपए की इन्होंने। अच्छा, तो अब मॉडल क्या है जिसकी हम पहले दिन से क्लास साहब और मेरी बहस होती रहती है कि इस मैशियत का मॉडल ये है, और फिर वही सवाल आता है कि हु विल फुट द बिल, सवाल ये वही है। तो फुट बिल जो है वो एंड कंज्यूमर पर ही जाएगा। और मोस्टली साहब इसमें जो मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, फिर आपका कमेंट लूंगी, वो ये कि जो IMF से हम भाग भाग के जाके पैसे मांगते हैं, तो फिर ये सब चीजें उसी का शाखसाना ही होंगी। ये समीना बिल्कुल आपने सही मेरा ख्याल है इस मसले की जड़ को पकड़ा है। जो हमें बताते थे कि तैरे लहूती हैं, यहाँ पे उस रिस्क से मौत अच्छी है, बला बला बला, हमें आंखों में आंखें डालकर IMF से बातें कर रहे हैं। आप बस ऐसे ही ये अवाम को सूट करती है वैसे हमारी लीडरशिप के। इनको जितने सुनहरे ख्वाब दिखें, जितना आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, और ये बड़े खुशी खुशी बनने को तैयार हैं। जैसे काजी साहब ने ठीक कहा कि हमें बताया गया है कि ये उनके इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए है जनाब, ये तो कमर्शियल सार्फिन के लिए जनाब। और भाई आखिर उन कमर्शियल सार्फिन ने अपने आप को, आपका ख्याल है, अपना प्रॉफिट कम कर दे रहे हैं, या जेब से बिल देने उन्होंने ट्रांसफर कर देने कि अगर ये 10 रुपए की चीज़ हमें बिक रही है तो वो 12 रुपए कर देंगे। अल्टीमेटली हमारी जेब से जाने। काजी साहब का मशहूर ज़माना उनका ये उनका कौल है, मैं कहूँगा अब तो रुसवाए ज़माना कह लें इसे आप। तो वो तो अल्टीमेटली हमारे। अच्छा, अभी इसमें देखें एक चीज मुझे तरस आता है इस मुल्क के इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, अगर वो लूट मार करते हैं, बिजली चोरी करते हैं, गैस चोरी करते हैं, तो मैं कहता हूं उनको जवाब हमारी हुकूमतें आके उनको प्रोवाइड करती हैं। जब इतनी महंगी बिजली करते जाएंगे वो कैसे कम्पीट करेंगे? इंटरनेशनल मार्केट तो छोड़ दें, हमारा तो वहां पर कोई नाम ही नहीं रहा। हमारी इंडस्ट्री सारी की सारी जाके बांग्लादेश शिफ्ट हो गई है, लोड शेडिंग की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। बाकी मुल्क तो छोड़ दें, वो बांग्लादेश चले गए। उन्होंने
कि पाकिस्तान इस काबिल नहीं रहा यहाँ पे बैठ के इन्वेस्टमेंट की जाए, यहाँ पे पैसा लगाया जाए, यहाँ प्रोडक्शन की जाए। आप उनको इस काबिल नहीं बना रहे कि वो पाकिस्तान में बेहतर अशिया बेहतर कीमतों पर इनको आके लोगों को ये प्रोवाइड कर सकें। ये बहुत बड़ी बदनसीबी है इस कौम की, इस मुल्क की, कि आपका इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बहुत बुरे तरीके से पिस रहा है। वो पिसेगा तो आप और मैंने पिसना है, ये बात ध्यान में रखें। एक तरफ आपने बहुत वो रख लिया है कि हम इंडस्ट्रियल ये ग्रोथ को फलां तक ले जाएंगे, बड़े हाई एम्बिशन रखे हैं, और भाई आप उनको जब एक मुनासिब किस्म के इंसेंटिव नहीं दे रहे, वो कैसे आपको ग्रोथ रेट करके देंगे। दूसरी बात जो आपने की है इसकी IMF की, कि जनाब $7.5 अरब जब आप लेने जाते हैं और इस मुल्क में सिर्फ 8 लाख बंदा टैक्स देता है, तो वो कहते हैं कि हजूर आप हमसे पैसे तो लेने आ रहे हैं, अपने कौम पे जाएं और उन पे टैक्स करें। आप फिर क्या करते हैं, आप डायरेक्ट वहां पे टैक्सेशन करने के लिए तैयार नहीं है कि लोग कहेंगे हुकूमत ये बड़ा जुल्म कर रही है। आप इन डायरेक्ट टैक्सेशन में जाते हैं, लोग बड़े खुश होते हैं कि मुझे जाके फॉर्म नहीं भरना पड़ता, मुझे इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, हुकूमत बढ़िया। सिर्फ 8 लाख बंदा इस मुल्क में टैक्स देता है, या 18 करोड़। साहब ये बताएं ना, वो किधर गया? 2.6 मिलियन बंदे जो नादरा के पास पड़े हुए हैं, जिन पे बड़ा प्लान था कि अभी आएंगे नोटिस, 15,000 नोटिस सर्व होने वाले हैं, वो अभी तक मैंने तो नहीं खबरों में देखा। वो जो रोजाना सफर करते हैं गाड़ियां, उनको तो नहीं लगे, उनको वो किधर है? ये सारे लोग शहरों में रहते हैं काई साहब, और सब ने ही रूलिंग लीड को वोट डाले हुए हैं, ये उनका वोट बैंक है, उनको ये बिल्कुल टच नहीं करेंगे। इस मुल्क के लिए बड़ा जरूरी था कि डॉक्यूमेंटेशन करते आप अपनी इकॉनमी को डॉक्यूमेंट तो करें, आपको पता तो चले मैं कितने कमा रहा हूं, आप कितने कमा रहे हैं, किसको कितना बेचा जा रहा है। हम बहुत सारे होटल्स पे जाते हैं, हमसे बकायदा GST ले लिया जाता है, 2,000 रुपए का खाना खाते हैं, 500 रुपया वो GST रुपया ये रख के अपनी जेब में रख ले। आज तक कभी ये FBR ने जाके इसको चेक किया है कि ये होटल्स हैं, ये कंज्यूमर से, क्लाइंट से तो पैसे ले रहे हैं, क्या आगे उनको ट्रांसफर करें? मैंने एक दफा पहले भी आपको बात बताई कि यहाँ पे मंचीज है, बहुत बड़ा यहाँ पे फूड चेन है, और उस पर सब इस्लामाबाद को पता है। 20 लड़के खड़े हैं जिनको हम टिप्स देते हैं, उस टिप में से वो पैसे रख लेते हैं 70 रुपए पर डे के हिसाब से, और वहां पे उस FBR के जो उनके डॉक्यूमेंटेशन है, वहां पे उनको मुलाजिम शो करके उसने हजारों लाखों की उनकी तनख्वाहें दिखाई हुई हैं। ये फ्रॉड इस्लामाबाद के इन द हार्ट ऑफ इस्लामाबाद हो रहा है। और FBR आपका जब तक FBR इसमें मैसिव करप्शन है, रिफंड के बहुत सारे स्कैंडल आते हैं, इसमें हम ये टैक्सेशन के देखते हैं, इसमें हम टैक्स इवेजन के देखते हैं। आपकी मशीनरी टॉप से लेके बॉटम तक करप्ट हो चुकी है। आपके पास एक ही हल रह गया कि इस मुल्क को चलाने IMF के पास चले जाओ, वर्ल्ड बैंक के पास चले जाओ, आपको अमेरिका कैरी लूगर। अब दुनिया हमें भीख दे के इस मुल्क के 18 करोड़ लोगों को जिंदा रखे हुई है कि अगर इस मुल्क को कुछ हो गया तो 18 करोड़ जो लोग हैं, पहले हम कोई 8-10 कोई हज़ार लोगों को डील कर रहे हैं, तालिबान की शक्ल में है, फिर हमें 18 करोड़, ये वो ब्लैक मेलेंगे जो मेरा ख्याल हम दुनिया को ब्लैक मेल करके उनसे पैसा ले रहे हैं, उनसे इमदाद ले रहे हैं। कभी आपको कैरी लूगर के नाम पे पैसे मिल जाते हैं, कभी IMF आपको बेल आउट पैकेज दे देता है, आप कभी पेरिस क्लब चले जाते हैं, वहां से आप कुछ $, और पाउंड लेके आ जाते हैं। ये मुल्क एक भिखारी बन चुका है। हम कहते हैं, अभी बातें सुने, हम कहते हैं हमने दुनिया को फतह करना है, अभी हमने काबुल पे अपनी मर्जी की हुकूमत बनानी है, काशगर पे हमने झंडे लहराने हैं, हमने सेंट्रल एशिया हमारा था, हमने अभी लाल किले पे चढ़ना है। मेरे ख्याल में ये किस दुनिया में रहते हैं, अम्बिशन पता नहीं है या नहीं, लेकिन बात ये है कि जिस वक्त तक ये अपनी इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं बनाने के हमेल होते, तो वो जो हमें देते हैं ना कैरी लूगर बिल, वो पी नट भी नहीं है जितना यहां से खींच के ले जाते हैं। यानी मैं एक फिगर देख रहा था कि $1 वो जो इन्वेस्टमेंट के नाम पे आता है, $14 वापस लेके जाता है। 3-4 हजार अरब रुपए की सालाना ये मंडी है यहां पे। तो बात अगर लेकिन ये मैं उनको नहीं इल्जाम देता, जो हमारे पॉलिसी बनाने वाले हैं, जब वो हमारे मफाद में नहीं बनाएंगे तो फिर हम हमारे साथ यही होगा। उस पर अल्टीमेटली यही है ना कि अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ तो खुद करना है। बहरहाल ये जो इकोनॉमी पे बहस है, ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट बहस है और इस पर भी किसी दिन बात करेंगे। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जिसके बाद वापस आएंगे तो बहुत सी अहम स्टोरीज हैं जो कि काजी साहब की और क्लासेस साहब की, उन पर बात करेंगे। खासतौर पर जो ट्रैफिक जैम का शिकार रहे हैं लोग कराची में, उनकी ज़रा दादरसी की जाए। वेलकम बैक नाज़रीन। क्लासेस साहब की जानिब चलेंगे। क्लासेस साहब, आपने जैसे कि जिक्र किया आगाज़ में एक बहुत ही अहम खबर का, बांग्लादेश का जो जंगी ट्रिब्यूनल है उसमें साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के एक हैं, उन्होंने बयानी हल्फ़ी जमा कराया है, उसके हवाले से जानना चाहेंगे आपसे क्या ख़ास बातें सामने आई?
समीना, इस वक्त बांग्लादेश में ये सबको पता है और उस पर बहुत सारी बहस भी हो चुकी है। काजी साहब ने भी एक दफ़ा इस पर अपनी स्टोरी की थी। जमात इस्लामी के एक लीडर को सजाए मौत दी गई है कि हसीना वाजिद ने इक़्तिदार में आते ही 2008 में एक ऐलान किया था कि हम तमाम जितने वार क्राइम्स में बांग्लादेशी इन्वॉल्व थे, पाकिस्तान आर्मी के साथ कोलाब्रेशन कर रहे थे या वहाँ पे मिल के लोकल तौर पे उन्होंने बंगालियों के खिलाफ कुछ क्राइम किए थे, उनको इस वक्त ट्रायल कर रही है उनका। और पाकिस्तान की तरफ से कंप्लीट खामोशी है। हालांकि जब शिमला एग्रीमेंट हुआ था और कैदियों के तबादले किए गए थे तो बाकायदा शिक रखी गई थी कि ये केसेस जो हैं इनको रिविजिट नहीं किया जाएगा। उसका यह हुकूमत पाकिस्तान की इस खामोशी का नुकसान ये हुआ है कि बहुत सारे ऐसे बेगुनाह लोग भी इस वक्त जंगी ट्रिब्यूनल में अपने क्राइम्स पे उनको ट्रायल किया जा रहा है जो पाकिस्तान के दोस्त समझे जाते हैं या पाकिस्तान में पढ़ते रहे हैं। यहाँ पे एक ऐसा केस, यूनिक केस सामने आया है कि वहाँ पे इस वक्त बांग्लादेश पार्लियामेंट के एक मेंबर हैं सलाहुद्दीन चौधरी। ये पाकिस्तान के मुत्तहिदा ये कौमी असम्बली के जो आखिरी स्पीकर थे चौधरी फजल कादर साहब थे, उनके ये फरजांदे जो 1964 की असम्बली बनी थी उसके स्पीकर थे। वो अपने बच्चों को पाकिस्तान ले आए थे पढ़ाने के लिए और ये बच्चे जो हैं ये बांग्लादेशी जो थे ये उस वक्त सादिक पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। और उसके बाद जब ये 1971 की वार हुई थी जो पाकिस्तान में रुक गए थे यहीं पे, ये वापस नहीं गए थे। अब उनमें से जो एक जो हैं जो उनके बेटे जो हैं ये साबिक स्पीकर के जो बेटे हैं उनका नाम सलाहुद्दीन चौधरी है और ये मेंबर पार्लियामेंट है इस वक्त खालिदा जिया की पार्टी पे। अच्छा। उन पे 23 इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि इन्होंने पाकिस्तान आर्मी के साथ मिल के वहाँ पे 23 मर्डर किए, रेप किए, अगवा किए और इन्होंने उसमें रैंसम वगैरह लिए। उन पर बड़े शदीद इल्ज़ाम आते हैं। पिछले वो 3 साल से वो कैद हैं, उन पर टॉर्चर किया गया। उनकी फैमिली ने उनका केस लड़ाया और बाद में उनसे राब्ते किए उनकी फैमिली ने जो पाकिस्तान में उनके क्लास फेलोज थे, दोस्त थे, कि आप एफिडेविट दें, आप यहाँ पे ये बांग्लादेश के ट्रिब्यूनल को बताएं कि जिन दिनों के इल्ज़ामात लग रहे हैं सलाहुद्दीन चौधरी पे, ये उस वक्त पाकिस्तान में स्टडीज़ कर रहे थे। उनके दोस्तों ने एक बहुत बड़ी कंपेन लॉन्च किया पाकिस्तान में जो इस वक्त पाकिस्तान में बिल्कुल अननोटिस जा रही है। उन्होंने बड़े आप कैसे इंटरनेशनल लेवल पे भी इंटरवेंशन कराने की कोशिश की है। उन्होंने अमेरिकन से भी बात की है, उन्होंने सऊदी से बात की है, ब्रिटेन से बात की है कि इस तरह बेगुनाह लोगों को ट्रायल किया जा रहा है। और अब उन्होंने एविडेंस के तौर पर पाकिस्तान के 3 से लेकर 5 लोगों ने अहम एफिडेविट यहाँ से भेजे हैं जो जंगी ट्रिब्यूनल में जमा कराए गए हैं। इट्स अ बिग डेवलपमेंट, बिग स्टोरी पाकिस्तान के हवाले से पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है। इसमें एक साबिक ये निगरान वज़ीर मोहम्मद मियां सोमरो ने दिया है अपना एफिडेविट। ये क्लास फेलो हैं सलाहुद्दीन चौधरी को जिन पर इस वक्त ट्रायल हो रहा है। ऐसा साबिक वफाकी वज़ीर थे इसाक हकवानी थे और इन्होंने अपना वहाँ पे बयान हल्फी दिया है। और डॉन अखबार अंग्रेज़ी की जो मालिक हैं अंबर सहगल साहबा जो हैं तो उन्होंने भी अपने एफिडेविट दिए। इसके अलावा भी कुछ 3 और लोग हैं जिन्होंने एफिडेविट जमा करवाए हैं और पूरी मेरे पास इन एफिडेविट्स की कापीज़ हैं जो इन्होंने उसमें लिस्ट किया है कि सलाहुद्दीन चौधरी कब आए थे यहाँ पे। वो सादिक पब्लिक स्कूल भावलपुर में पढ़ते रहे, उनके क्लास फेलोज थे या उनके यूनिवर्सिटी मेट थे। वो जब 1971 की वार मसला उसमें ये लिखती हैं डॉन की जो मालिक हैं अंबर सहगल जो हैं वो ये लिखती हैं कि ये जो जिस नौजवान पे अब ये किया जा रहा है, उस वक्त तो नौजवान थे 1971 में, ये कराची में आके उनके वाले साहब के घर पे ठहरे थे क्योंकि उनके वाले साहब जो हैं जो उनके फजल हक चौधरी साहब के दोस्त थे और कई हफ्ते तक ये उनके घर पे रहे थे। इसाक हकवानी साहब ने ऐसे लिखे अपने एफिडेविट में कि उन पर तमाम इल्जामात गलत है। 1971 में जब वहाँ पे ये आर्मी एक्शन शुरू हुआ था। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टोरी है, लेकिन अभी हमें फौरी तौर पर एक ब्रेक पर जाना है नाज़रीन। उसके बाद वापस आते हैं तो दीगर खबरों पर बात करेंगे। बैक नाज़रीन, रऊफ क्लासो साहब अपनी स्टोरी का जिक्र कर रहे थे और यकीनी तौर पर बहुत ही आम स्टोरी है खालिद साहब, यानी कि जिस तरीके से जंगी ट्रिब्यूनल इनका सजाएं देता चला जा रहा था और बहुत सारे उसमें जो जमात इस्लामी के भी रहनुमा थे वो भी इसकी जद में आए, तो इस लिहाज से देखा जाए तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से। यहाँ ये पहले भी हमने स्टोरी की थी। यहाँ पे बात यह है कि अब लगता यह है कि जो बांग्लादेशी रूलिंग क्लास है ना उसके पास भी ये चीज़ें बेचने के अलावा कुछ नहीं रहा। मतलब वहाँ पे बड़ा हम उनके सोशल फिगर्स देख चुके हैं, उनका ग्रामीण बैंक का अशर हम देख चुके हैं। बहरहाल ये कुछ शरीफ लोगों ने यहाँ पे भेजा है, अगर वो उस वक्त यहाँ पे थे तो उनको उसका रखना चाहिए। लेकिन एक बड़ा तकलीफदेह पास्ट है जिसे रिविजिट करना हमारे लिए भी आसान नहीं है। हम भी जब जाए ना तो हमें भी आईना नज़र आता है कि हम वहाँ हम क्या होता रहा और क्या किया गया
और क्या क्या जुर्म हुए नहीं हुए। लेकिन ये है कि अब एक शख्स जो है इसके लिए अगर ये 2-3 लोग भेज रहे हैं और वो उस वक्त इधर थे तो फिर मेरे ख्याल में कोर्ट देखेगी। मगर वहाँ पे ये आलम ये है कि अब जिस तरह हम मीडिया में हमें कोई चीज़ हाइप के लिए चाहिए, रोज़ एक नॉन इशू हमें भी चाहिए, अब उनको वो अब बेसिकली अगर आप बांग्लादेश की बात देखें तो हम जहाँ स्टोरियाँ कर रहे हैं कि जो उनके क्राइम हैं, लोग फैक्ट्रीज में जो हैं वहाँ जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर उनका ज़बू हाल है, फैक्ट्रियाँ गिर रही हैं। अभी एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्कैम आया था इसी ज़मन में, हमने देखा कि ये जो वहाँ आग लगी थी जिस तरह बिल्कुल कराची में हमारे साथ हुआ। तो ये मैं ये समझता हूँ कि वो एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं। जमात इस्लामी के लीडरों को भी उन्होंने सजाएं दी हैं, सजाए मौत और शायद चलिए बहरहाल देखते हैं कि अब इस सारी डेवलपमेंट के बाद उसमें क्या अब इसका असर होता है या नहीं होता, जंगी ट्राइब्यूनल पे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। बहरहाल एक चीज से बहुत फर्क पड़ता है, मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम हो जाते हैं अगर आपको घंटों ट्रैफिक जैम मिले, और यही कल कुछ हुआ कराची के शहरियों के साथ जिन्हें घंटों ट्रैफिक जैम मिला। उसकी एक वजह तो यकीनी तौर पर वो बारिश थी जिसका पानी है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा, और इंतजामिया की जो नाअहली है वो खुलकर सामने आ चुकी है। इसके साथ साथ VIP मूवमेंट भी उसमें इजाफे का सबब बनी और ट्रैफिक जैम की वजह से इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ा। कल साहब पहले तो मैं चाहूंगी आपका इस पे कमेंट लूं, वैसे हमारे नुमाइंदे मुनव्वर आलम भी हमारे साथ मौजूद हैं। इतना क्या कि फिर उनकी तरफ चलते हैं कि ये है कि एक तो ये कि कल बारिश तो थी ही, मगर इसके बाद 2 VIPs मूवमेंट हो रही थी। एक जो हमारे न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं ममनून साहब, वो गए थे वापस, और साथ ही कायम अली शाह साहब भी कहीं मूव कर रहे थे। तो उसके बाद 4, लेकिन बात यह है कि बात इतनी नहीं है, ये इतनी सी बात नहीं है। हम अभी मुनव्वर आलम साहब से भी बात करते हैं। एक तो ये हम उनसे पूछना चाहेंगे, मुनव्वर ये बताएं, मैं डायरेक्ट उनसे बात कर लेता हूँ। आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? जी जी बिल्कुल मैं सुन रहा हूं। ये 4 पानी के छींटे क्या पड़ते हैं, अगर मैं मुहावरतन कहूं तो वो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो बेचारी पानी के अंदर डूब जाती है। कराची में एक तो हमें ये बताएं कि ट्रैफिक 2 मिलियन यानी 20 मिलियन लोगों के लिए 2500 सिर्फ ट्रैफिक के एहलकार हैं, और बाकी ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है ये जरा बताएं। लोग घरों से सुबह निकलते हैं, चाहे उनके पास गाड़ी हो या ना हो, उन पे क्या बीत जाती है? देखिए 30 लाख से ज्यादा गाड़ियां हैं कराची में मौजूद, जो सड़कों पर खास तौर पर पीक आवर्स जो कि ऑफिस से दफातर से घर जाने के होते हैं और घर से ऑफिस जाने की जो टाइमिंग्स होते हैं उसमें सड़कों पर मौजूद होती हैं। अब टोटल असल में तो जो नफरी है ट्रैफिक पुलिस के पास वो तकरीबन 6500 है, लेकिन फील्ड में जो लोग मौजूद होते हैं एक वक्त में वो 2000 से भी कम होते हैं, और 2000 अफराद, 2.5 करोड़ की आबादी और 30 लाख से ज्यादा गाड़ियां, तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं किस तरह कंट्रोल होती है। वो 3500 कहाँ होते हैं जो आप कहते हैं गायब होते हैं? और फिर रजाकार भी तो होते हैं मुनव्वर उसमें। 3500 में से आप ये कह रहे हैं कि 2 शिफ्टों में ये लोग काम करते हैं, तो एक शिफ्ट जिस वक्त होती है तो दूसरी शिफ्ट घर पे होती है, और उसमें से बाकी जो लोग बचते हैं वो अंदर जो दफातर होते हैं, वायरलेस होते हैं, या DIG या अफसरान है उनके स्क्वाड में होते हैं। तो जो नफरी है वो तो संदेह ना होने के बराबर है, और उस पर जुल्म ये कि अगर आप सिग्नल्स भी बंद कर दें या वो किसी बिजली जैसे चली जाए और उसके बाद कोई ऐसा इंतजाम नहीं है कि सिग्नल्स को ऑन रखा जाए, तो अगर लोड शेडिंग है या किसी टेक्निकल। अच्छा, ये भी कल खबर आई मुनव्वर, ये बताइए कि ये जो सिग्नल्स का क्या मामला है, वो क्यों कोलैप्स कर गए थे? देखिए सिग्नल 2 वजूहत थी। एक सिग्नल तो ये थे कि कुछ इलाकों में लोड शेडिंग थी और कुछ इलाकों में केबल फॉल्ट थे, तो ऑटोमेटिकली वो बंद थे सिग्नल। दूसरा ये हुआ कि 2 VIP मूवमेंट शाम के पीक आवर्स में हो गई, और जाहिर सी बात है आवाम तो इंतजार ही करते हैं जब कोई VIP गुजरता है, उसका प्रोटोकॉल गुजरना होता है, तो आवाम को मसाइल झेलने पड़ते हैं। तो उसके बाद एक तो सिग्नल बंद, ऊपर से VIP मूवमेंट हुई तो उसकी वजह से सिग्नल बंद कर दिए गए, और सिग्नल बंद होने से तकरीबन 7 कारोबारी मराकज़ है, सदर जैसा इलाका वहाँ पर मौजूद है, इसके अलावा रीगल चौक, इसके अलावा गवर्नर हाउस और इस तरह के जो इलाके हैं जो रेड इसमें आता है साउथ जोन में, वहाँ के सिग्नल्स बंद कर दिए गए VIP मूवमेंट के से। इंतहाई तकलीफ दे मौका था कल, जिस वक्त लोगों ने वो सार किया है। ठीक है, और चलिए शुक्रिया मुनव्वर। मैं चाहूंगी कि इस पर कुछ कमेंट भी ले लूं। आपने देखा काजी साहब जिस तरह से मुनव्वर बता रहे हैं, दावे तो ये किए गए थे कि जी 1 मिनट कि जी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने पैसे लगा दिए, ये होगा कि आने वाली नस्लें इसको एंजॉय करेंगे। आपने चूंकि पैसे लगाए होते तो ये ना होता। यहाँ पे आप शहरों की 100 साल आगे सोच के आप प्लानिंग करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पता चलता है भाई फलां जगह पे बन रहा है भाई एयरपोर्ट, तो कहाँ से जमीन खरीद ली जाए। देखिए ये होती है कि आपकी जो आपके ज़राए पैदावार को जो मैनेज कर रहे हैं वो कितने प्रोग्रेसिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग है, या उनकी नज़र अपनी जेब से आगे ही नहीं जाती।
तो यहाँ पे ना, यहाँ पे वेलफेयर इशू नहीं है, वेलफेयर इज आ बयान जो कि आपने अखबार या टीवी के लिए देना है। जब आप तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कराची साहब का भी इस पे टेक लेते हैं। क्लासेस साहब, मुझे याद है कि जो मुस्तफ़ा कमाल साहब थे, उन्होंने जब इतनी डेवलपमेंट की कराची में, उसका बड़ा चर्चा होता है और अब भी ये भी कहा जा रहा है कि जी उन्हें अबूरी नाज़िम बना दिया जाए। उन्होंने ये बात कही थी कि कराची में जिस तरह से ये सारा सिस्टम बना दिया गया है, आने वाली नस्लें याद करेंगी कि जी कैसा हमने सिस्टम बना दिया, लेकिन आने वाली नस्लें तो बात की बात है 4-5 साल बाद ही राज खुल गया। आप क्या समझते हैं कि उनके दावे या फिर बाद में भी आने वाली हुकूमतें क्या कर रही? नहीं, बात बड़ी इसमें सिंपल सी है कि अगर उन्होंने सिस्टम बनाया भी था, ये कोई सिस्टम कोई उसमें नहीं, हवा में मोलक नहीं रहता होता ना का, ये बरसों तक वो ठीक रहता है। उसके बाद उसकी मेंटेनेंस होती है, उसकी रिपेयर होती है, उसके फॉलोअप्स होते हैं। आप एक सिस्टम बना के 4-5 साल के लिए आप उनको डिप्टी कमिश्नर के हवाले कर दें, कमिश्नर के हवाले कर दें, ब्यूरोक्रेसी के हवाले कर दें। अब आप चले, उन्होंने ये गंद घोलना था जो आपके सामने है। हम पिट गए हैं इस पे, मतलब है इस पे बहस कर थक गए हैं कि ये कि जब तक बल्दियाती निज़ाम आप स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, आपको कंटिन्यूएशन जारी करें, आपको रखनी चाहिए थी। अगर एमक्यूएम ने उस पर अच्छे काम किए थे, जिसका क्रेडिट वो ले रहे थे, आपको डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए। 4 साल 3 साल बहुत बड़ा गैप होता है किसी भी सिस्टम को ये डिरेल करने के लिए। पाकिस्तान में तो 3 महीने या 3 दिन काफी होते हैं कि आप जो लोग बैठे हुए सिस्टम चला रहे हैं। गवर्नमेंट में तो थी एमक्यूएम, ठीक है, बल्दियाती सिस्टम नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट में वो होगी। लेकिन जब सिविल आप ब्यूरोक्रेसी के जरिए चलवाएंगे तो ये हशर होगा। ये सिर्फ कराची का हशर नहीं है, कोई और आपको लगता है। वैसे आपने फुटेज देखा है पाकिस्तान के पिछले दिनों बारिश से, और काजी साहब ये कह रहे थे कि बारिश के कुछ ये छींटे पड़ते हैं, ये छींटे नहीं है। एक तो बारिश बड़ी हैवी हुई है, और प्लस मैं कहता हूं कि आप ये देखने लगता है ये 16वीं सदी का हिंदुस्तान है। आप जरा फुटेज तो देखें, ये लगता है ये शहर है आपके, ये मेट्रोपोलिटन सिटीज हैं। इस मुल्क में कोई अरबों रुपए लगे। सिर्फ कराची की भी नहीं बात कर रहा, अब किसी के या लाहौर के पिछले 2 हफ्ते पहले हमने काजी साहब और हमने स्टोरीज किया, लगता था कि पूरे का पूरा जो रावी है आपका शहर लाहौर में आ चुका है। आप किसी भी शहर, आप ये अभी पिंडी में बारिश हो रही है, आप यहाँ पे आगे हैशर देख लें। इस मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगा, सबसे ज्यादा करप्शन सिविल आपके वर्क में होती है, यहीं पे पैसा कमाया जाता है। ये पाकिस्तान की टॉप से बॉटम तक, जैसे मैं कह रहा हूं, इतनी करप्शन हमारे अंदर आ चुकी है। कोई काम हम बगैर पैसा किए बगैर इस मुल्क में नहीं होता, उसका इंजाम यही निकलना है। आपको जब तक लोग एक मुझे जलसा बता दे, यहाँ लाखों के जलसे के इमरान खान ने किए होंगे, इस पे पीटीआई इसने, पीपल्स पार्टी ने किए, नवाज लीग ने किए, एक जलसा बता दें लोगों ने खुद किया कि हमें इस मुल्क में लोकल गवर्नमेंट चाहिए, हमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट चाहिए, हमें अपने बल्दियाती इदारे चाहिए। ये मुल्क के लोगों को भी नहीं पता कि उनके लिए ये सेल्फ गवर्नेंस कितनी इंपॉर्टेंट है। सही है। ये ब्यूरोक्रेसी को अभी भी अपना ये या उसका निजात दहिंदा समझते हैं, जो पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी डिलीवर ये 65 सालों में तो नहीं कर सके, वो तो हमारे सामने आ चुका है। अच्छा, इसी से जुड़ी हुई एक और खबर भी है काजी साहब, जिसका आपने जिक्र भी किया कि जो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके सरबराह को बरतरफ कर दिया गया, और उसके बाद ये स्कैंडल है उसकी तफ्तीश का आगाज हुआ है। इससे पहले भी हमने ये खबर की थी कि ये जो ये कुछ कंपनीज में देख रहा था बनाएंगी, इनको यानी ये इसका मकसद ये था इस पैसे का कि आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बूस्ट कर जाएं। अच्छा, अब ये होता है कि ये इससे पहले ये NICL के बाद दूसरा बड़ा स्कैम कहा जा रहा है। इन्होंने ये किया कि इसमें इन्होंने 5 अप्रैल को कोई तकरीबन कोई 700-800 मिलियन के करीब जो है वो फंड रिलीज़ किए गए, और इस पे उन्होंने बैक डेट्स में जो है वो पेमेंट्स कर दी, और इसमें जो 32 कंपनी थी उसमें से बताया गया कि 25 जाली थी। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि ये जो पैसे हैं, ये पैसे पहली बात तो ये कि पैसे कहाँ से, आपकी मेरी जेब से जाते हैं ना। ये जो जितना बजट बनता है, ये जितना FBR पैसे इकट्ठे करता है, ये जो आप जनरल सेल्स टैक्स देते हैं, ये हमारे पैसे ऊपर जाते हैं, और फिर ये मुबैना तौर पर इन्होंने इस्तेमाल करने हैं कि हमारे लिए करें, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। और ये आलम ये है कि फिर हमारी क्या एक्सपोर्ट्स होंगी जब ये अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद इसकी इंक्वायरी आर्डर की है, और FIA के पास ये केस चला गया है, और इस इदारे के जो सरबराह हैं उनको सुबकदोश भी कर दिया गया है। 3-4 लोगों पर ये इल्जाम है। अभी NICL का केस पीछे है, उस पर अभी कुछ पैसे रिकवरियां हुई, कुछ ना हुई, वो कहाँ गया। और वो जो अल्टीमेट लॉस होता है, अल्टीमेट लॉस के जिस काम के लिए आपने पैसे रखे वो तो हुआ नहीं, वो एक अलग लॉस है कि आपने अगर प्रमोट करना है अपनी एक्सपोर्ट्स को तो वो तो नहीं हुई, और ये पैसे खा गए। तो ये एक ताज़ा तरीन था कि कैसे अरबों रुपए, यानी हर आदमी ने इसको फ्री फॉर ऑल समझ रखा है। ठीक है। अच्छा, हमने अभी कराची के इशू की बात की है, इससे जुड़ी कुछ बात आवाम की भी सुनते हैं। डॉक्टर ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी, आपके लिए बहुत अच्छी सुबह मुबारक हो। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंतजामी टेक्नोलॉजी के तमाम मसाइल एक तरफ हैं, एक मसला बहुत बड़ा है जिस पे हम अभी गौर नहीं कर रहे, और वो ये है कि अल्लाह ताला की नाराजगी को देखें। कराची में जितना बेगुनाह खून बहा है उसके मुताबिक आप देखें कि अल्लाह की नाराजगी आपको आज सड़कों पर नजर आ रही है। और
ये कराची वालों का मिल बैठ के सोचना चाहिए कि जितना खून इधर बहा है उतनी तेज बारिशें हुई हैं। मैं 55 साल की उम्र में आज तक ऐसी नागहानी आफात कराची के ऊपर उतरती मैंने नहीं देखी। वैसे तो डॉक्टर साहब जो ये टारगेट किलिंग है ये भी एक आफत की तरह ही कराची पर मुसल्लत है, लेकिन वही बात है जी, शुक्रिया आपका, लेकिन बात वही है कि जो चीजें हम खुद हल कर सकते हैं उनको हमें भी तो कुछ एफर्ट्स करनी है, उनके लिए हमें भी तो उसके लिए कुछ काम करना है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जब आप जो पब्लिक मनी है वो, अभी मैं ट्रेडर्स को देख रहा था कि ट्रेडर्स ने कहा कि जी अगर आपने भत्ते वाली चिट आ जानी है और ओपनली आनी है, कोई छुप छुपा के नहीं आनी, तो फिर आप हमसे किस चीज का टैक्स लेते हैं? तो ये सारा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। मैं सोच रहा था कि हम, मेरे ख्याल में वो बड़ी अच्छी स्टोरी क्लासर साहब की नंदीपुर की जो, जी हम उसकी तरफ चलते हैं। क्लासर साहब अगर आप कॉलर को रिस्पॉन्ड करना चाहें तो वो भी है, लेकिन बात वही आ जाती है कि जिस तरह से आपने सही, मेरा ख्याल है समीना आपने सही दिया। इस मुल्क में मतलब हम सारे उसमें हैं, हमारी जो ये होली कुरान है वो भरा हुआ है इससे कि इंसान जितनी एफर्ट्स करता है खुदा उसके मुताबिक देते हैं आपको। हमने हर चीज़ जो है ना वो डेफर करनी शुरू कर दी है। जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये अगर ये लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल, दुनिया भर ने इसमें मसाइल, ये न्यूयॉर्क की कराची से बड़ा ये क्राइम का गैंगस्टर का सिटी था, ये कुछ भी नहीं है कराची उसके मुकाबले में। दुनिया ने मैनेज किया, हम मैनेज नहीं कर सकते, उसके बाद खुदा की रजा कह के हम चुप करके घर बैठ सकते हैं। दुनिया ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, इंसानी विल से, बहादुरी से, कमिटमेंट से ये मसाइल हल किए हैं। कभी आप जाके देख लें, स्टडी कर लें। इसलिए यह कहना कि कराची का मसला सिर्फ इस वजह से है कि वहाँ पे खुदा हमसे नाराज, खुदा बिल्कुल होगा, लेकिन आप ये समझ लें कि नहली इसमें बहुत बड़ा एक अहम रोल है जिसको हम रोना रो रहे हैं और पूरे ये मुल्क का इशू है। अब आते हैं काजी साहब बात कर रहे थे ट्रेड डेवलपमेंट, ये स्कैंडल की बात कर रहे थे। इंटरेस्टिंग चीज़ देखें, ये 1.5 अरब रुपए का स्कैंडल है जो सामने आ रहा है, उसमें ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के सरबराह भी बरतरफ हो गए, इंक्वायरी भी हो गई, FIA को केस भी चला होगा विद इन डेज, 2 दिन की बात है, 3 दिन की। जो नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट है जरा उसमें देखें, क्योंकि खुद इन्वॉल्व हैं इसमें, उसमें क्या ये पेशरफ्त हो रही है वो, क्योंकि ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो सरबराह है वो पीछे के साहब थे, उनको हटाना वैसे ज़रूरी था, बहुत बड़ा एक्शन आया। अब नंदीपुर की जो इंक्वायरी रिपोर्ट जो है उसको दबा दिया गया है, क्योंकि उसमें 3-4 बड़े वफाकी वजीरों का खुद नाम आ रहे हैं। और अब ये फरमाया गया है कि ये जो रिपोर्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को दे दें, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को ना दें, मीडिया को ना दें, ये ट्रांसपेरेंसी को दे दें, वो करेगी। और जिनके लेटर पे स्कैंडल सामने आया था 57 अरब रुपए का, वो जो इसके मुनव्वर बशीर साहब थे MD पेप को, उन्होंने एक और खत लिखा है, सुप्रीम कोर्ट को भी लिखा है और उन्होंने हुकूमत को भी लिखा है कि मुझे भी इंक्वायरी में बुलाया गया था। जो एतराज़ात मैंने, लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद साहब बैठे थे जो वहाँ पे एक्सटेंशन पे बैठे हुए पिछले कई अरसों से, उन्होंने भी क्लीन चिट दे दिया, बल्कि 57 अरब रुपए की बजाय उन्होंने इसको 58.5 अरब रुपए कर दिया है। तो मुनव्वर बशीर साहब जिन्होंने ये स्कैंडल ब्रेक किया था, एक्सपोज किया था, वो कहते हैं जो चीज़ें इनको मैंने बताई थी कि ये फलां स्कैंडल में, वो उन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट में शामिल ही नहीं की। सो पहली क्लीन चिट हुकूमत ने खुद अपने आप को दे दिया, उस पर किसी को बरतरफ नहीं किया गया, उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो 57 अरब रुपए का स्कैंडल है उस पर खामोशी है, क्लीन चिट मिल गई है, सब ने उसको ओके कर दिया है। ना ऑडिटर जनरल पाकिस्तान से ऑडिट कराने की बात हो रही है, ना मीडिया के साथ वो इंक्वायरी रिपोर्ट शेयर की जा रही है। जहां पे 1.27 बिलियन रुपीज की बात है उस पर बहुत बड़े एक्शन हो गए हैं, FIA को भी केसेस चले गए, सरबराह बरतरफ। जहां पे सबसे बड़ा डाका मारा गया है क्योंकि अपने लोग शामिल हैं, 3-4 वजीरों के उसमें नहली शामिल आ रहे हैं, कुछ के नाम आ रहे हैं, कुछ के बिजनेस पार्टनरशिप की बातें हो रही हैं। अभी भी उनको जो पेमेंट्स की गई, मुनव्वर बशीर अपनी बात पे कायम है कि जो इनको $80 मिलियन चाइनीज कंपनी को पेमेंट की गई, वो कहते हैं चाइनीज कंपनी ये सिर्फ $40 मिलियन मांग रही थी, इन्होंने उनको $80 मिलियन दिए हैं। उनके जितने एतराज़ात थे इन्होंने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में शामिल नहीं किए। और नंदी पावर प्रोजेक्ट जो है या स्कैंडल जो है ये पाकिस्तान का बदतरीन पैसे लूट लिए गए। जो हमारी दरिया दिल्ली है ये कोई मनफी यानी एक सिफत है हमारी, कितनी दरिया दिल्ली से 40 मिलियन। अब काजी साहब अमेरिकन को हम कहते तो रह के उनको बुरा भला कहते हैं, लेकिन एक बात बड़ी अच्छी है उनकी, वो कहते हैं कि दुनिया में कोई फ्री लंचेस नहीं होते। आपका क्या ख्याल है, 40 से 80 मिलियन डॉलर पेमेंट की गई है तो आपका ख्याल है मुफ्त में की गई होगी कि आप 40 मिलियन डॉलर लें और घर ले जाएं? तो मुनव्वर बशीर ने बड़ा अहम लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट को और मैं हैरान हूं। दूसरा लेटर भी आ गया, आप ये कह रहे हैं कि उनका दूसरा लेटर आ गया, ये दूसरा है। मैं ये भी सवाल करने वाली थी कि जो पहला लेटर आया था उसके बाद भी हमने ना तो हुकूमती सतह पर ना ही अदालती सतह पर तीन इंक्वायरीज हुई, 2-3 इंक्वायरीज PM साहब ने मेरे ख्याल में इनिशिएट की थी। अब उनका ये नतीजा निकला है कि इंक्वायरी में वो पैसे कम होने के बजाय 1.5 बिलियन और बढ़ गया, लेकिन और बढ़ भी किया है और क्लीन चिट मिल गया है और उन्होंने क्लीन चिट हुकूमत ने खुद दे दी है। मतलब ये इंक्वायरी कौन कर रहा है? ये जैसे मैंने पहले कहा, साहब इंक्वायरी करने वाले वो खुद ही होंगे तो फिर क्लीन चिट तो वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी।
ये अच्छा मुझे समझ नहीं आती काजी साहब, ये ऑडिटर जनरल पाकिस्तान से क्यों डरती है ये हुकूमत? भाई आप कहते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को दे दें और सुनने में आ रहा है ट्रांसपेरेंसी ने भी हाथ खड़े कर दें कि हजूर हमारे पास टेक्निकल नो हाउ तो नहीं है, कोई हमारे पास तो एक्सपर्ट नहीं बैठे हो जो इंजीनियर को जानते हो, जो एस्केलेशन कास्ट को समझते हो, जो कैलकुलेशन समझते हो, वो भी हमारी तरह लेमैन बैठे हुए हैं वहाँ पे, एक भर्ती की हुई है, एनजीओ बनाई हुई है। तो वो भी आपके पास जब इदारा है ऑडिटर जनरल पाकिस्तान का जिसका काम ही यही है कि इन्वेस्टिगेट करे, ऑडिट रिपोर्ट आपको ये कि वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ के ये डेवलपमेंट फंड पे जो स्कैंडल हम लेके आए थे सामने, उस पे तो आपने ये ऑडिट करवा लिया स्पेशल, 3 दिनों में ऑडिट हो गया, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट भी पेश होगी, तो इस पे क्यों नहीं ऑडिट करवा लेते स्पेशल? आईपीपीस पे जो आपने 500 रुपए दिए, जो ये काजी साहब कहते हैं हमने अंधेरे खरीदे हैं, उस पे ऑडिट क्यों नहीं करवाते? आप 2-3 दिनों में ये करवाएं ना ऑडिट। बड़ा लोगों का मुतालबा है, ये जो है ना, ये जो अंधेरों वाला मामला ये कह रहे हैं कि उधर भी फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। ये जो 15-20 रुपए का ये एक तरफ काजी साहब जुल्म देखें, काजी साहब जुल्म देखें, रियासत के साथ 500 रुपये आपने एक दे दिया है, आईपीपीस को दे दिया, जिसमें एक विफाकी वजीर के शेयर हैं, एक पावर कंपनी के साथ जिसको पैसे गए हैं, अच्छी खासी अमाउंट गई है, और को भी गए, और प्लस 57 रुपया ये आ गया। दोनों में ना ऑडिट हो रहा है, ना इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ना कोई रिपोर्ट सामने आ रही है। रिपोर्ट सामने आते कहते हैं उसको दे दें, ट्रांसपेरेंसी को दे दें, या ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से ऑडिट ना करवाएं। ऑडिट करवाएं, आपकी भी बात आ जाती है, अगर नियत होगी तो फिर सारे रास्ते निकल आते हैं। बहरहाल हम उम्मीद रखते हैं गवर्नमेंट की इंटेंशन यकीनन बेहतर होंगी। हम उम्मीद रखते हैं कि इन 2 चीजों को ऑडिट करवा के अवाम को वो मुतमईन कर दें। बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका, और सईद काजी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।